हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा वीडियो है वो सिर्फ एक ऐसा वीडियो नहीं है जो कॉमनली हम आपको इससे पहले वीडियो देते रहे हैं। मैंने अपने 20 साल के करियर में ये देखा कि बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो आज से पहले होती थीं। बहुत सारी उनमें से सही हो गई। धीरे धीरे शायद टीचर्स ने बड़ी अच्छी मेहनत की, बच्चे ने बड़ा अच्छी मेहनत की, वो गलतियां दूर हो गई। लेकिन आज हम बात करेंगे उन गलतियों की जहां पर आप आज भी गलती कर रहे हैं। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जहां गलतियां करते हैं वो। और ये भी सच है, एग्जाम में हम वही गलती ज्यादा करते हैं जो आसान होती है या जिसके लिए हम बेसिकली बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग नहीं होते हैं। तो आज हम अपना वीडियो उसी तरह का शुरू कर रहे हैं। और आज का जो वीडियो है, एंड दैट यस इट इज अ पार्ट 1। मैं कोशिश करूंगा इसमें बहुत सारे वीडियो आपको बना के दूं। अपने उन सभी लेक्चर्स की बात करूंगा जो मैं अपने क्लास में पढ़ाता हूं और महसूस करता हूं, अपना एक्सपीरियंस है, जहां आप गलती कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं उसकी बात करूंगा, और क्या ऐसा कर दें आप कि वो गलतियां आपसे ना हो। तो यस, हमारा आज का जो टॉपिक है वो फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 16, क्लास 11, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो मैं उसमें पेज दर पेज उनकी हम जो है तह तक जाएंगे और डेसिफर करेंगे, उन गलतियों को जानने की कोशिश करेंगे, कहाँ होती हैं, क्यों होती हैं, और क्या ऐसा करें जो ना हो। सबसे पहली बात आई हमारे पास, दैट इज डेंटल फॉर्मूला। तो आप सोचोगे इसमें कौन सी ऐसी गलती है जो हम कर देंगे। तो बात सुने आप मेरी। डेंटल फॉर्मूला को लेकर हम जो आज गलती की बात कर रहे हैं वो नहीं जो एनसीईआरटी ने दे रखा है। वो तो यार सबको पता है, 2 1 2 3 यही डेंटल फॉर्मूला है ना। आई नो, सबको पता है। लेकिन मैं जिस डेंटल फॉर्मूला की बात कर रहा हूं, एंड यस आई एम टॉकिंग अबाउट द चाइल्ड, जिसमें एनसीईआरटी ने मुंह छुपा लिया। उसने सोचा ये मत बताओ। हाँ, ऐसा नहीं कि उसने बातें कही नहीं है, उसने कही है कि हमारे चाइल्ड जहां पर हमारे पास मिल्क सेट है, इसका डेंटल फॉर्मूला नहीं बताया, लेकिन उसने ये बताया कि भाई यहाँ पर इंसाइजर की संख्या 8 है, केनाइन की संख्या 4 है, और मोलर्स की संख्या 8 है। तो क्या कहा उसने? उसने कहा कि भाई आपके पास प्री मोलर्स नहीं है। सहमत हूं। सब लोग को ये पता है कि हम जब डेंटल फॉर्मूला ऑफ चाइल्ड पढ़ते हैं, 18 साल से पहले की बात करते हैं, विजडम टीथ की बात करते हैं, तो सच्ची बात है प्रीमोलर नहीं होता। हाँ, ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि सर मोलर्स आर प्रेजेंट एट द प्लेस ऑफ प्रीमोलर। तो जब इतना कुछ जान गए तो डेंटल फॉर्मूला लिखने की बात क्यों नहीं आई? एक्चुअली क्या है, इसमें डेंटल फॉर्मूला दो है। जो सही मायने में देखा जाए तो दोनों हम लिख सकते हैं, और बड़ा पीछे पड़ जाए, नहीं गला दबा दें अगर हम, तो सच मायने में दोनों गलत हैं। तो ये दो डेंटल फॉर्मूला हैं जो प्रिस्क्राइब्ड हैं। अगर आपसे कभी ये मिल्क सेट पूछा जाए तो फिर आप कह सकते हैं यस, दोनों सही हैं। तो पहले तो ईश्वर से दुआ करिएगा कि अगर मिल्क सेट का डेंटल फॉर्म यानी मिल्क सेट पूछा जाए तो दोनों में से एक ही ऑप्शन आए। दोनों सही हैं, जो मिल जाए कर दीजिएगा। लेकिन अब मैं पहले ये बता दूं भाई इसमें गलत क्या है, क्यों दोनों सही है, क्यों दोनों में गलतियां हैं। पहली बात, जो पहला वाला डेंटल फॉर्मूला है, ये डेंटल फॉर्मूला ये शो करता है कि भाई आपके पास डायस्टेमा है। तो सर हम तो नहीं मानने को तैयार है डायस्टेमा है। हाँ, लेकिन ये जरूर बताता है कि भाई प्री मोलर्स नहीं है। एक पॉइंट तो ये सच्ची सच्ची बताता है कि डेंटल फॉर्मूला मिल्क सेट का जब हम पढ़ते हैं उसमें प्री मोलर्स नहीं है। लेकिन दूसरी एक अजीब सी चीज बताता है कि भाई आपके पास डायस्टेमा है। और इस वाले डेंटल फॉर्मूला के तो पीछे लोग कहते हैं यार क्या डेंटल फॉर्मूला लिखा है, अधूरा से नहीं लिखा है, ये इनकम्प्लीट सा लगता है। क्योंकि हम तो जानते हैं कि पहले इंसाइजर, फिर कैनाइन, फिर प्री मोलर, फिर मोलर्स, आप सब बताओ। तो इसमें तो लगता है लिखते लिखते लड़का सो गया है। लेकिन अगर कभी एग्जाम में आए और गलती से दोनों ऑप्शन दिए हैं तो सर यस चूज दिस। तो आप कहोगे क्यों इसको? ऐसा इसलिए कि जैसे ही आप बोलोगे इनकम्प्लीट तो हम आपके सामने आएंगे और बताएंगे कि भैया इनकम्प्लीट नहीं है, तो आप कहोगे आगे जीरो लगवा लो ना। जीरो लगवा लूंगा तो बात बिगड़ जाएगी। जीरो लगवा लूंगा, यहाँ पर ऐसे लगा दूंगा इस जगह पे, तो आप फिर सोचोगे वहां तो मोलर होते ही नहीं है। जब आप इनकम्प्लीट बोलोगे तो कहोगे भैया इनकम्प्लीट नहीं है, यहाँ वाला दांत यहाँ आ गया है। जो मोलर वाला दांत है, ये जो मोलर वाला दांत था वो यहाँ पर आ गया है, डायस्टेमा भी नहीं है। तो यही इसका क्लू पॉइंट है कि दोनों सही जरूर है, लेकिन कभी प्रेफर करना हो तो सर उसी को प्रेफर करेगा जिससे हम आपकी बात करवा रहे हैं। अब दूसरा सवाल,
दूसरा सवाल है आपके पास शेप ऑफ स्टमक को लेकर। शेप ऑफ स्टमक, तो आपको लगेगा ये वाला पॉइंट तो यार किताब में साफ साफ लिखा हुआ है, सेकेंड पेज की लास्ट लाइन है कि दैट इज शेप ऑफ स्टमक इज जे शेप। तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं भी तो यही कहने जा रहा हूँ कि जब भी आप फोटो बनाते हो यार, इसोफेगस ऐसे बनाते हो, कुछ स्टमक का शेप इस तरह का बनाते हो, अपने स्फिंक्टर वगैरह भी दिखा लेते हो, तो जे शेप है। मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि आप इस जब जे शेप को पढ़ें तो ये जरूर जानें कि भाई ये खाली पेट है, ये ध्यान रखिएगा। हम जब बोरे का शेप बताते हैं तो बोरे का शेप सामान भर के थोड़ी ना बताएंगे, भाई भर दोगे तो क्या भरा और कितना भरा वो शेप बदल नहीं देगा। तो वही हाल यहाँ पर भी है। तो यहाँ हमने आपका कोई आंसर नहीं बदलना है, सिर्फ ये बताना था कि जो आप जे शेप कहते हैं तो उसे जरूर मुनासिब तरीके से पढ़ लें कि दैट इज एम्प्टी, खाली है। अब तीसरा सवाल, तीसरा एक शब्द है आपके पास, एक स्फिंक्टर का जिक्र करेंगे, वही जहां आप हैं खड़े भी, यानी ईसोफेगस और स्टमक का जंक्शन। आई एम टॉकिंग हियर। यहाँ के स्फिंक्टर है तो आप कहोगे ये तो नाम लिखा हुआ, किताब में स्पष्ट लिखा हुआ, पेज नंबर 3 के शुरुआत के लाइन में है, दैट इज ए गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, तो ये लगता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, ये तो सही पॉइंट है और हम लिखते भी हैं कि एट द जंक्शन ऑफ स्टमक एंड ईसोफेगस, तो वहां स्फिंक्टर है। लेकिन अब सवाल यहां से दूसरा आता है। अब सवाल ये है कि जब हम ऐसे पढ़ रहे हैं कि भाई ये ईसोफेगस है, ये स्टमक है, लाइक दिस, तो यहां हम स्फिंक्टर बना के दिखाएं दिस वन, तो हम तो कहने को तैयार हैं कि भाई आपका जो स्फिंक्टर है दैट इज प्रेजेंट हियर, यहाँ पर है, लेकिन अब इसका एक नाम और रखा गया है, दैट इज कार्डियक स्फिंक्टर। तो ठीक है भाई, हार्ट यहीं कहीं पाया जाता है इसी के पास, तो हमने कार्डियक स्फिंक्टर भी कह दिया। लेकिन आपको ध्यान नहीं होगा कि एक नाम इसका और है, और जो टेक्निकली देखा जाए सबसे अच्छा नाम है, एंड दैट इज नेम्ड एज लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, आप LOS कह सकते हैं, और सही मायने में सबसे सही नाम इसका यही है। अब आपके एनसीईआरटी ने सोचा ये नाम तो हम नहीं बताएंगे, ये हम आपके से पूछेंगे। अब उसने सवाल पूछना शुरू किया, क्योंकि आपसे पढ़वाया क्या गया कि भाई दोनों के जंक्शन पर, उसने कहा ईसोफेगस और स्टमक के जंक्शन पर है। एक नया सवाल फ्रेम किया गया कि जो गैस्ट्रोइसोफेजल स्फिंक्टर है, इट इज ए पार्ट ऑफ। अब आप सोचोगे यार दोनों के जंक्शन पे तो पार्ट तो दोनों का है, लेकिन अब आपको ये पॉइंट मदद करेगा, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर शोज इट्स अ रियली पार्ट ऑफ यस इसोफेगस। इसलिए मैं ये कोशिश करता हूं और आप भी यही कोशिश करिए कि जब भी आप स्फिंक्टर पढ़ें, नाम ये मत ले जाइए, आपको बुरा लग रहा है, आप खाली गैस्ट्रो इसोफेजियल ही पढ़िए, लेकिन ये जरूर पढ़िए सिर्फ इसोफेगस में स्टमक हेडिंग डाल के ना पढ़िए। तो yes, gastroesophageal sphincter is also known as a lower esophageal sphincter. It's a really a part of esophagus. अब सर अगला सवाल है शेप ऑफ ड्यूडेनम को लेकर। कुछ नया नहीं है, एक पुरानी बात है, वही मैं सही कर दूं। और इस क्वेश्चन को लेकर हमारे नए बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मेरा पुराना बच्चा है जिसको 1-2 साल हो गए तैयारी करते करते, उसके साथ दिक्कत है। अब आपकी किताब में स्पष्ट लिखा है इट इज सी शेप, पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे छोटा पार्ट है, लेकिन आप नए बच्चे होंगे तो नहीं जानते होंगे, पुरानी किताब में लिखा था यू शेप। और बात अब भी मैं कह दूं, एनसीईआरटी में अगर कुछ लिखा है तो वो किसी रिलीजियस बुक से कम नहीं है हमारी नीट के लिए। तो जब पहले यू शेप लिखा होता था तो हम लोग को बड़ी दिक्कत होती थी कि यार होता सी शेप है, लेकिन फिर भी पढ़ा हम यू शेप रहे हैं। लेकिन अब सर हमारी एनसीईआरटी ने सुन ली है, तो सर यही सही है और ये वाला पॉइंट करेक्ट हो गया है। इसलिए आपकी एनसीईआरटी में अगर पुरानी एनसीईआरटी है तो करेक्ट कर लीजिए, गाइड्स में भी उसी हिसाब से आंसर थे तो अब वो भी करेक्ट हो गए हैं, इसलिए अब कोई झगड़ा नहीं है। तो इसलिए इस पॉइंट को लेकर गाइड्स तक में करेक्शन हो जाना चाहिए। अब एक और सवाल, वही मैंने अभी आपसे कहा ना, एनसीईआरटी में जो लिखा है वो हमारे यहाँ बिल्कुल रिलीजियस बुक से कम नहीं है। तो आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है उसी पैराग्राफ में जहां हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, कोलन।
अब लिखा है कोलन के पास 4 पार्ट हैं, लेकिन पुरानी एनसीईआरटी थे तो लिखा था 3 पार्ट थे। उसमें एक पार्ट नाम होता है असेंडिंग, अब तो 4 यही नाम दिए गए हैं, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मॉइड। सिग्मॉइड को हम चाहें तो पेल्विक कोलन कहते हैं। लेकिन सर ये क्या ना, पुरानी वाली एनसीईआरटी अगर आप देखेंगे या पुरानी गाइड्स देखेंगे तो वहां पर 3 ही पार्ट आज भी लिखे हैं। तो आप कहोगे जब लिख गया सही हो गया तब काहे भैया बता रहे हो, तो बता इस दे रहे हैं कि दूसरी लाइन भी लिखी है। अब आप जरा देखिएगा, दूसरी लाइन जो इसके नीचे लिखी है उस पैराग्राफ की अंतिम लाइन है शायद, द डिसेंडिंग कोलन ओपन्स इन रेक्टम, इन रेक्टम। अब आप जरा यही सोच के बताओ, इज इट पॉसिबल, क्या यह संभव है? तो अब संभव क्यों है? क्यों? इसलिए कि पहले हम क्या करते थे, इन्हीं 3 पॉइंट को बोला करते थे, कहते थे हमारी जो है कोलन 3 ही हिस्सों में बटी है। अब फिर सही था कि भाई हम असेंडिंग पढ़ते थे, ट्रांसवर्स पढ़ते थे, डिसेंडिंग पढ़ते थे, फिर हम रेक्टम बना लेते थे। लेकिन अब तो भैया ये भी तो पढ़ते हो, तो सर अब अपना पॉइंट देखिए, क्या रेक्टम डिसेंडिंग कोलन से जुड़ा है या सिग्मॉइड कोलन से? तो भैया एनसीईआरटी में लिखा है तो जान लो आप कि भाई डिसेंडिंग कोलन ओपन्स इन द रेक्टम। पूछने मत आना, क्योंकि पूछने आओगे तब तो हम आपका करेक्शन करा ले जाएंगे और कहेंगे सिग्मॉइड कोलन ओपन्स इन द रेक्टम। यस, अब आप सोचोगे कि सर आप ये तो बताओ हम करेंगे क्या एग्जाम में? तो भाई दुआ करिए सवाल ना आए, और सवाल में अगर ये पूछा जाए विच पार्ट ऑफ कोलन ओपन्स इन द रेक्टम, तो भैया कर देना डिसेंडिंग कोलन, क्योंकि तेरी एनसीईआरटी में लिखा है। लेकिन अगर डिसेंडिंग कोलन ऑप्शन में नहीं दिए है तो अपने हाथ खोल लेना और सिग्मॉइड कोलन करके चले आना। तो भाई जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वो समय और ऑप्शन की नजाकत तय करती है कि आपका आंसर क्या होगा। पहले से हम रट के बैठने को तैयार नहीं है। प्रॉब्लम ये इसलिए आई है कि एनसीईआरटी ने ऊपर वाली लाइन में तो करेक्शन कर दिया, सर नीचे वाली लाइन में करेक्शन करना भाई लोग भूल गए हैं। तो हो सकता है आने वाले समय में ये करेक्शन कर दें, उम्मीद तो यही कर रहे हैं भैया कर दें। अब हम अगले पॉइंट की बात करें। हमारा अगला जो पॉइंट आता है, एंड दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट द गट वॉल। यस, एक डायग्राम बना होगा पेज नंबर 4 पे, गट वॉल की बात कर रहा है उस जगह पे। तो गट वॉल में कहां से प्रॉब्लम आ गई? गट वॉल में कुल 4 लेयर्स हैं, सभी जानते हैं। एक लेयर का नाम है मस्कुलरिस लेयर। मस्कुलरिस लेयर मसल्स की बनी हुई है, सच्ची बात है, स्मूथ मसल्स की है, इनवॉलेंट्री है, आपका कंट्रोल नहीं है, दैट हेल्प इन द पेरिस्टालसिस। लेकिन भाई ये भी तो जाने, ये 2 लेयर्स की दिख रही है, एक एलएमएल लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर और एक है सीएमएल दैट इज सर्कुलर मसल लेयर दिस। तो यार इतना जब बता रही थी एनसीईआरटी तो उसको बताने में क्या दिक्कत थी कि ये इनर है, इतना तो बताया, ये भी तो बता देती कि थिकर है भैया। ये एलएमएल की तुलना में थोड़ी मुटल्ली होती है, तो लिखने में क्या बुराई थी जब इतना लिख रहे थे। लेकिन हमारा ऑब्जेक्शन इस जगह है भी नहीं, नहीं बताया भाई नहीं पूछना तुम। लेकिन एक पॉइंट उसने लिखा है जिससे हमें ऑब्जेक्शन है, जिसने उसने लिखा है ऑब्लिक मसल लेयर ओएमएल इज ऑल्सो, ऑल्सो मतलब दो के साथ, दो तो है ही है, ऑल्सो प्रेजेंट इन सम रीजन। सर हमें यही आपत्ति होगी, यार इतना पढ़ा रहे हो आप, इतनी अच्छी अच्छी बात कर रहे हो, तो इसको नाम बताने में कौन सी शर्म आ रही है? ये सम रीजन बता के क्यों भाग जा रहे हो? बताओ ना स्टमक। लेकिन उन्होंने सोचा एनसीईआरटी ने मैं नहीं बताऊंगी, हम बच्चों से पूछेंगे, बच्चे बड़े काबिल है ना, वो बताएं। तो सब लोग को पता है, कोई पॉइंट नया नहीं है। हाँ, अगर आप ओएमएल के बारे में पूछेंगे तो मैं बोलूंगा इट्स इनर मोस्ट। ये सीएमएल के भी अंदर होती है ये। तो जो हम इस जगह पे आपको हिंट कर रहे हैं वो सम रीजन को बता रहे हैं कि एनसीईआरटी जो लिख रही है ना सम रीजन शर्मा के, तो उसको आप जरूर बताइए, डेसिफर कर लीजिए, एंड दैट इज स्टमक। यस, अब एक और पॉइंट इसी गट वॉल में रहेंगे हम। दूसरा पॉइंट आता है एक इपिथीलियम को लेकर, दैट इज इपिथीलियम। तो अगर आप देखें उसके डायग्राम को, जो गट ल्यूमेन है तो सबसे इनर मोस्ट लेयर जो म्यूकोसा है उसके सबसे अंदर की लाइनिंग एपिथेलियम है। यस दैट इज फोल्डेड, काफी फोल्डिंग होती है इसमें, फोल्डेड। पर्पस भी है क्या है? पर्पस है इनका इंक्रीज सरफेस एरिया। भाई सरफेस एरिया बढ़ेगा ना तभी तो बेहतर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कर पाओगे। तो आप सोचोगे अब यहाँ पे क्या फंसा भाई,
यहाँ पे भी फंसा कुछ, और कुछ गलत नहीं है भाई, ऐसा तो नहीं एनसीईआरटी गलती निकालने बेटा, हमारी इतनी कहाँ औकात। हम उन चीजों को बता रहे हैं जिनको आपको फोकस रहना है। अब एनसीईआरटी में लिखा है तो उसे सही मानना होगा ना। उसमें एक शब्द इस्तेमाल किया हुआ है जो फोल्डिंग है, एंड दैट इज इररेगुलर, इररेगुलर फोल्डिंग्स, यस। और दूसरा, अगले ही पल उसने एक दूसरा शब्द इस्तेमाल किया है, स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स, फिंगर लाइक फोल्डिंग, यानी भैया फोल्डिंग दो प्रकार की हैं। अब इररेगुलर फोल्डिंग का मतलब हम कैसे निकाल लें, क्या कहना चाहते हो? इररेगुलर फोल्डिंग का मतलब जैसे ये हो गई ना एक, अब दूसरी भैया ऐसे हो गई, थोड़ी देर पाई नहीं गई, फिर ऐसे हो गई, ये देखो ना इररेगुलर, कहीं छोटी है कहीं बड़ी है कहीं चौड़ी है, लाइक, ये इररेगुलर फोल्डिंग है। और स्मॉल फिंगर लाइक, तो यार फिंगर तो स्मॉल फिंगर बनाते जाओ आप, सर ये देखो रेगुलर फोल्डिंग से, इररेगुलर की बात नहीं कर रहा है, एक पैटर्न है। तो आपका सवाल अब कि भैया जब आपके इर्रेगुलर फोल्डिंग की बात करेंगे ना, तब हम लोग समझ जाएंगे भाई आप रूगी की बात कर रहे हो, ये रूगी है जो स्टमक में पाई जाती है। बड़ा धांसू सवाल है ये रूगी इज फॉर्म बाई, तो हम लोग कहते हैं भाई इपिथेलियम, दैट इज इर्रेगुलर फोल्डिंग। और ये तो भाई दुनिया जानती है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, दैट्स ए विलाई, दैट्स ए पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आपको बस यही बात यहाँ फोकस रखनी थी कि यार अगर एपिथेलियल फोल्डिंग का जिक्र करें ना, तो एकदम खोपड़ी में दोनों बातें जानी चाहिए कि भैया अगर इरेगुलर फोल्डिंग होगी तो हम रूगी में आ जाएंगे, स्टमक में आप खड़े हो जाएंगे। अगर आपके पास थोड़ी स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग होगी तो हम लोग भाई चलो आगे बढ़ेंगे और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर खड़े हो जाएंगे। अब ड्यूडेनम हो, जेजुनम हो, इलियम हो, तीनों जगह पाई जाती है। अभी भी एक सवाल रह गया हमारे पास इसी गट वॉल को लेकर। इस गट वॉल में एक पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है, इज ऑफ 4 लेयर्स। अब 4 लेयर का जिक्र करने हम बैठे तब तो हम कुछ और बातें कर गए। एक सबसे बाहर आई सिरोसा, ठीक है। दूसरे नंबर पे आई मस्कुलरिस लेयर, अभी ऊपर जिक्र किया हमने आपका। तीसरे नंबर पे आई सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा। और भैया सबसे अंदर आई है म्यूकोसा, ये इनर मोस्ट लेयर है। तो ये सब तो ठीक ठीक लग रहा, वे 4 लेयर्स हैं। लेकिन एक क्वेश्चन में बड़ी दिक्कत हो गई। उस दिक्कत में क्या हुआ ना, उसने पूछा वे 4 लेयर्स हैं तो यार टिश्यू भी बता दे कितने हैं, यानी हाउ मेनी टिश्यूज आर प्रेजेंट। तो हमने जो ये यार तो बताया नहीं, आपने तो लेयर कहा था, तो टिश्यू भी तो जान लो आप। टिश्यू देखोगे तो हमारे ह्यूमन में एक एपिथेलियल टिश्यू होता है, फिर दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू, प्लांट नहीं पढ़ा रहा हूं, एनिमल। तीसरा होता है मस्कुलर टिश्यू, और चौथा होता है नर्वस टिश्यू। अब देख लेते हैं भैया कितने टिश्यू हैं हम लोग के पास इस जगह पे। तो सिरोसा पे आते हैं। सिरोसा में क्या कहा गया, यहाँ पे लिखा गया है मीजोथीलियम है, ठीक है, इपिथीलियम है, लेकिन फिर कहा गया भैया कुछ कनेक्टिव टिश्यू भी है। तो दो तो टिश्यू यहीं आ गए, देख सिरोसा में मीजोथीलियम मतलब इपिथीलियम आया कि नहीं आया, और कनेक्टिव टिश्यू तो है ही। मस्कुलरिस पे आ जाइए, और मस्कुलरिस में तो बिल्कुल साफ साफ बता रहे हैं, उसमें तो कुछ सुनना ही नहीं है आपको कि भैया ये मसल्स की है, तो ये हो गया मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर दिस। तो मस्कुलर टिश्यू ये देखिए तीसरा टिश्यू हो गया। फिर अगर आप थोड़ा सा और पढ़ना चाहते हैं तो इसी में प्लेक्सस पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्लेक्सस ऑफ ऑरबैक। नहीं पता तो कोई बात नहीं, एएनएस का एक यहाँ पर नेटवर्क पाया जाता है। तब एएनएस मतलब नर्व आया कि नहीं आया, ले चौथा। यानी अगर आप सारे की बात ना भी कर लो, हमसे 2 ही लेयर पूछ लेते ना, तो मैं कह देता भैया चारों टिश्यू हैं 2 ही लेयर में। लेकिन पढ़ेंगे तो हम इसको भी ना। सब म्यूकोसा में लिखा हुआ है लूज कनेक्टिव टिश्यू, अब क्या चाहिए आपको, तो कनेक्टिव टिश्यू यहाँ भी ले लो आप, along with the blood vessel, lymph vessel in that। और म्यूकोसा में तो भैया बात ही अलग है, मस्कुलर तो है ही है। फिर लेमाइना प्रोप्रिया नाम की एक लेयर पाई जाती है, किताब वाले नहीं लिखा है। लेमाइना प्रोप्रिया का भी जो टिश्यू है वो सब म्यूकोसा की तरह है, और इपिथेलियम है। क्या क्या चाहिए आपको भाई, मस्कुलर भी आ गया, लेमाइना प्रोप्रिया कनेक्टिव टिश्यू भी आ गया, इपिथेलियम भी आ गया। यानी कुल मिला के अगर आप तुक्का भी मारो ना इस जगह तो सही हो जाता है चारों टिश्यू। यानी जो लोग यहाँ से सेटिंग कर देते ना यार 4 लेयर है तो टिश्यू भी 4 ही होगा, उनका सही हो जाता है। कभी कभी हम लोग जो है ना तुक्का मारते हैं तो वो सही हो जाता है। तो वो इसी तरह का सवाल है, ठीक है ना। ये लगा सही होने पर लड़का कहता है हमको आता था, अब वो कितना आता था वही जानता है। यस। अब एक सवाल अब हम लोग के पास और है, ये तो बात पूरी हो गई हमारे पास सैलिवरी ग्लैंड को लेकर। आ जाते हैं हम लोग सैलिवरी ग्लैंड। यस, सैलिवरी ग्लैंड।
तो आप कहोगे ये कहाँ से यार सवाल है, यहाँ कहाँ गलत हो जाएगा, 3 लाइन लिखी है उसमें भी हम गलती करेंगे। कर तो सकते हो, सुन लो आप मेरी बात। इसकी लोकेशन को लेकर बहुत बच्चा पढ़ने के बाद भी ना दिमाग में घुसता नहीं उसके। आप पूछो भैया सैलिवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथि कहाँ है, तो कहता है मुंह में है। भैया मुंह में नहीं है। वो कैसे? जैसे ये अपनी माउथ कैविटी को आप समझ लो। चल, तो पहले जानो तो मुंह है क्या। तो हम लोग समझते हैं मुंह क्या है, ये जो ओपनिंग है ना, इसी को हम माउथ कहते हैं। तो आप सोचो लार ग्रंथि क्या है यहाँ, ये वाला जो अंदर आपको गुब्बारे जैसा दिखाई दे रहा है ना, मुंह खोलते हुए मसाला भर लेते हो आप, दैट इज माउथ कैविटी। आप नहीं, मतलब बहुत सारे लोग भर लेते हैं, इसलिए बोला खाना भर लेते हैं आप। तो ये माउथ कैविटी है। तो अब मेरी बात आई कि भैया अब बता दो कहाँ पे है। क्यों इतना बोल रहे हो कि लोकेशन हम नहीं बता पाएंगे? यस, दैट इज प्रेजेंट ऑलवेज आउटसाइड द बक्कल कैविटी, इट ओपन्स इन द माउथ कैविटी। ये माउथ कैविटी के अंदर खुलती है। जो भी ग्लैंड पढ़ते होगे, जहां भी पाई जाती हो, भाई पैरोटिड हो, सबलिंगुअल हो, मैक्सिलरी हो, तो सब के सब आउटसाइड द माउथ कैविटी। यानी इसका जो आंसर है जो आप कंफ्यूज करेंगे, आउटसाइड दी बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी, दिस। ओपन सिन की बात होगी तब आप कहिएगा इनसाइड द माउथ कैविटी, खुलती अंदर है। तो ये एक सवाल यहां पर था जो आप गलत कर सकते थे। तो हम डाइजेस्टिव ग्लैंड वाले टॉपिक पे आ गए ना, तो एक पॉइंट और जान लें हम। यस, लिवर पे आ जाइए। यस, तो यार लिवर में क्या आएगा? लिवर में एक फंसने वाला सवाल आता है, लोब। तो लोब में कोई ऐसी दिक्कत उक्कत नहीं है, आपको कहना चाहिए, और सभी लोग कहते भी भैया 2 लोब होता है। लेकिन पता नहीं कौन सी गाइड है जिसने लिखा है 5 लोब है, कोई लिखता है 4 लोब है। का 3 भी कह दो, लेकिन हमने 2 क्वेश्चन देखे हैं, 5 लोब हैं, 4 लोब भी सही किए हैं। तो भैया ये गलत है। कहीं लिखा उखा मिले तो तुरंत काट देना बिना किसी से पूछे। होता होगा, रैबिट वेबिट पढ़ते होंगे तब था सवाल 5 लोग का होता था, अब नहीं है। अब आपके सिलेबस का नाम ही है ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो गाइड के चक्कर में मत फंसो, अपने टीचर से आप बात करो। जहां कंफ्यूजन है, जब भी कुछ गलत आंसर होता है ना, तो आपका दिल अपने आप बताता है कुछ तो है गड़बड़। तो अपने जो भी टीचर से आप पढ़ते हैं उससे बात कर लो, वो आपको एकदम सही बता देगा। आप गाइड का क्वेश्चन रट्टा मत मारो। तो 2 ही लोब है। अब आप कहोगे हमने तो देखा ही नहीं, तो भैया उतने सवाल ही कहाँ किए होंगे अभी तक आपने कि सब सवाल करो गलत सही सब मिल जाए। अच्छा ही नहीं देखा आपने ऐसा सवाल। हाँ, अब एक और चीज, इसमें एक सवाल पूछते हैं फीटस को लेकर, वैसे पूछते नहीं है, हम बताए दे रहे हैं आपको। अगर आप पूछोगे फीटस में लीवर कितने लोब का है, तब भैया हम बताएंगे 1 ही लोब का है। लेकिन पहले पूछोगे तभी बताएंगे, बिना पूछे नहीं बताएंगे। नहीं कुछ बोलोगे तो हम समझ जाएंगे आप एडल्ट में पूछ रहे हो, 2 ही लोब होता है। होता क्या है ना, जब अपनी माँ के हम पेट में होते हैं तो हमारा लीवर एकदम तकिए की तरह होता है, ऐसे जैसे फॉर्मूला तकिया ना, तो आपके सर के नीचे रख लेते हो आप। सर उसका जब हम पैदा हो रहे होते हैं तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो एक रस्सी आ जाती है, मतलब रस्सी समझ लो आप। और रस्सी आकर के इसको कस देती है बीच से और डायफ्राम से जाके जुड़ जाती है। इसी का नाम आप पढ़ लेते होगे लिवर में फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। 2 सवाल रहते हैं इसके। फैल्सीफॉर्म लिगामेंट आपके फीटल लाइफ में नहीं होता, तो जाहिर है उस समय लीवर 1 लोब का होगा ना। जैसे घर में जो तकिया होगा ना, उसके बीच में आप रस्सी लपेटना और रस्सी टाइट कर देना, अपने आप आपका तकिया 2 लोब में बढ़ जाएगा, लिवर का एहसास हो जाएगा। और इसी की मदद से वो डायफ्राम से जुड़ा रहता है, आपका लिवर जो है वहां पर रहता है। तो प्रॉब्लम है नहीं, हो सकती है। लिवर आपको 2 ही लोब करना है तो आप 2 ही लोब करिएगा। लेकिन अगर कोई आपसे पंगा लेने आ जाए, नहीं भाई फीटस भी पूछ के जाऊंगा, तो बता देना 2 लोब, इनके चक्कर में तो फंसना ही नहीं। अब एक और सवाल जिसमें तो हमारी हालत खराब हो गई, मतलब एनसीईआरटी ने ऐसा तैसा कर दिया कि मुझे लगा यार क्या दुश्मनी निकालनी थी। पेंक्रियाज को जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो बड़ा शर्मा शर्मा के लिखे। 2 जगह लिखा है इन्होंने, एक इस चैप्टर में लिखा है, तो इस चैप्टर में इन्होंने एक नाम दिया है कंपाउंड ग्लैंड। पढ़िएगा आप, पेंक्रियाज छोटा सा लिखा है लेकिन थोड़े में इन्होंने हिला दिया है इस शब्द को लेकर। फिर इनको लगा यार मैंने तो नया शब्द इस्तेमाल कर दिया, फिर उससे आगे बोला भाई एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, समझ ले भाई, ऐसे ही लिखा है इसने। फिर इनको लगा, जब हम केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में गए तो उन्होंने एक नया शब्द बोला, उन्होंने कहा भैया कंपोजिट ग्लैंड है। तो आधे लोग तो इसी में निपट जाएंगे, ये कहना क्या चाहते हो यार, कंपाउंड ग्लैंड है या कंपोजिट ग्लैंड है? तो भैया अब हमारी सुन लो आप कि सर ये दोनों एक ही हैं। ये पता नहीं कहां से एनसीईआरटी ने दोनों शब्दों का चुनाव किया, टेक्निकल शब्द है ही नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा है कि कंपाउंड ग्लैंड या कंपोजिट ग्लैंड।
अब मेरी सुनोगे तो मैं तो आपको बताऊंगा एक नया शब्द जो ऑफिशियल शब्द है, दैट इज हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। अब एनसीईआरटी ने सोचा ये शब्द अगर मैं लिख दूंगा ना तो फिर बताना पड़ेगा, तो पेज खर्च होगा, तो पेज नहीं बताया उसने। हेट्रोक्राइन ग्लैंड जो होती है ना, बेसिकली इंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं। दीज आर बेसिकली इंडोक्राइन ग्लैंड्स विद सम अदर फंक्शन, सम अदर फंक्शन, यानी है वो इंडोक्राइन। तो आप कहोगे इंडोक्राइन कहो, फिर हेट्रोक्राइन क्यों कहते हो? यार सिर्फ इंडोक्राइन हो पिट्यूटरी की तरह तब तो कहें इंडोक्राइन, थॉयराइड की तरह हो तो इंडोक्राइन कहें। लेकिन ये कोई और बयाना भी लिए बैठे हो, यानी कुछ और भी काम कर रहे हैं ये, खाली एक काम नहीं कर रहे हैं। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, अब ग्लैंड तो है ही ना सिक्रीशन के लिए। अब आप कहोगे भाई एग्जाम्पल बताओ तो समझ में आए, तो टेस्टिस लो। टेस्टिस से हार्मोन निकलता है एंड्रोजन, बयाना इनका गैमेटोजेनेसिस। ओवरी ले लीजिए, इनसे हार्मोन निकलते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, बयाना है गैमेटोजेनेसिस। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड यानी हैं भी, लेकिन हम पढ़ते कहाँ हैं आपको पता है? गोनेड्स में, गैमीट बनाने के चक्कर में। अब आ जाएगा मेरा पेंक्रियास। तो आप कहोगे अच्छा पेंक्रियास हेट्रोक्राइन कंपाउंड नहीं है क्या? तो मैं कह तो रहा हूँ यार कंपाउंड है, कंपोजिट है, एनसीईआरटी लिख रही है तो फिर ये क्यों कह दूं नहीं है। लेकिन सर दूसरा शब्द जरूर जानिए, टेक्निकली वो स्ट्रॉन्ग शब्द नहीं है। कंपाउंड और कंपोजिट इंग्लिश के टर्म है, हमारे मेडिकल टर्म नहीं है। अब हमारी कुछ हेट्रोक्राइन ने एक नया हिम्मत किया, उनको हम लोग कहने लगे मिक्स ग्लैंड, यानी फ्यू हेट्रोक्राइन्स आर नोन एज मिक्स ग्लैंड। तो आप सोचोगे ये कौन सा बखेड़ा खड़ा हुआ, हेट्रोक्राइन कह तो दिया पेंक्रियाज हेट्रोक्राइन है। सर ये जो आप नाम दोगे ना कि दिस मिक्स ग्लैंड, तो हम पहले ही बता देंगे भैया जितनी भी मिक्स ग्लैंड है दे ऑल आर हेट्रोक्राइन, दीज आर हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रोक्राइन ग्लैंड है तो एंडोक्राइन विद सम अदर फंक्शन है, लेकिन जो अदर फंक्शन है वो डिफाइन करना पड़ेगा। जो अदर फंक्शन है वो एक्सोक्राइन है। तो हेट्रोक्राइन का मतलब हमने कह दिया, तो इसको सरल भाषा में समझ लें कि भाई जहां पर इंडो और एक्सो फंक्शन पाया जाता हो वही वाला जो है दैट टर्म इज नोन एज एन मिक्स ग्लैंड। तो इसका मतलब दुनिया में जितनी भी मिक्स ग्लैंड होती हैं वो सब हेट्रोक्राइन है। तो यहाँ पर टेस्टिस ओवरी नहीं आ पाती, लाख कोशिश करें नहीं आ पाएगी। यहाँ पे आंसर तो पेंक्रियाज ही होगा। तो अगर आप पेंक्रियाज लिख दो कि मिक्स ग्लैंड है तो हेट्रोक्राइन तो हो ही गई ना। तो ये जो यहाँ पे लिखा ना इन्होंने कंपाउंड ग्लैंड, तो आगे लिख तो रहे मिक्स ग्लैंड, तो इसका मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट दे आर हेट्रोक्राइन। हेट्रोक्राइन और मिक्स तो दोनों आ ही गया ना, मिक्स कहते ही हेट्रोक्राइन शामिल है, और इसी मिक्स को ये नया शब्द लेकर आ गए कंपाउंड ग्लैंड। तो ये आपके पास थोड़े से क्वेश्चंस हमने अभी डिस्कस किए, मैंने सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए हैं। तो जरा एक बार देखे हैं कि आज हमने आपको क्या क्या ऐसा दिखाया जहां आप गलती कर सकते हैं। एक ब्रीफ समरी देख लेते हैं। 6-7 पॉइंट पढ़ाए हैं, ज्यादा वक्त भी नहीं लूंगा मैं आपको, नहीं तो एक ही दिन में सब समेटा जा सकता है, तो वो मेरी आदत में कभी नहीं रहा। सर पहले सबसे पहले हमने डेंटल फॉर्मूला की बात की कि एक गलती डेंटल फॉर्मूला को होती है, वो जाना आपने। दूसरा शेप ऑफ स्टमक की बात की, बोला सर एम्प्टी फॉर्म में है। स्फिंक्टर की बात की, गैस्ट्रोएसोफेजियल एक्सेली द पार्ट ऑफ द इसोफेगस। नेक्स्ट पार्ट बात किया ड्यूटनम का शेप यू नहीं सी है। फिर कोलन के पार्ट की बात की, सिग्मोइड कोलन रेक्टम में खुलता है, किताब में डिसेंडिंग कोलन लिखा है। गट वॉल में जहां सम रीजन लिखा है ऑब्लिक मसल लेयर के लिए वो स्टमक है। विलाई और रूगी में डिफरेंस बताना चाहा, रूगी इरेगुलर फोल्डिंग है और विलाई स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग है। गट वॉल की बात की, 4 लेयर है, जाहिर है चारों टिश्यू भी हैं। सर्विक ग्लैंड की लोकेशन की बात की, आउटसाइड द बक्कल कैविटी है, खुलती वो आपके बक्कल कैविटी में है लेकिन होती वो बाहर है। फिर लिवर की बात की, 2 लोब की, गला दबा दोगे फीटस बता देंगे भैया 1 लोब का, 4-5 से कोई लेना देना नहीं है। कंपाउंड और कंपोजिट ग्लैंड की बात करेंगे तो वो आपके इंग्लिश के शब्द हैं, सही शब्द है हेट्रोक्राइन और मिक्स। तो ये बात हमने आपसे करनी चाहिए, तो ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो जो गलती आप कर सकते थे। अब जरा एक पॉइंट और समझ लें, ये तो हमारा वीडियो तकरीबन समाप्त हो गया। मैं जो लोग नए हमारे वीडियो में हैं वो जान लें, हमारा एक ऐप भी है, देख लीजिए सुन लीजिए, ऐसा नहीं मैं पैसे की बात कर रहा हूँ, नहीं तो लोगों को लगता है यूट्यूब पे बात कर रहे हैं तो कुछ चाहिए इनको, ऐसा नहीं है। हमेशा नहीं चाहिए होता है, लेकिन चाहिए भी होता है क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत काम नहीं किए जा सकते हैं। सर यस, एक ऐप है हमारा, स्पेलिंग जरूर जान लें क्योंकि हम लोग ऐप पे जब ढूंढते हैं तो सर एक नाम के बहुत सारे लोग होते हैं, छोटी छोटी स्पेलिंग का डिफरेंस होता है, पता नहीं क्या ऐप पहुंचे थे और कौन सा ऐप डाउनलोड कर लेंगे। तो सर ये ऐप जो है ना आपके प्ले स्टोर पर है, तो इसे आप डाउनलोड कर लें।
कर लें। अगर आपको लगता है कि हम आपके काम के हैं, किसी काम आ सकते हैं, तो वही है। प्ले स्टोर ये फ्री में अवेलेबल है, कोई ऐसा नहीं कि डाउनलोड करने का भी चार्ज लेना शुरू कर दूंगा यार, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप इसे डाउनलोड कर लोगे ना, तो उसमें अपने आप थोड़े समय के अंदर, 2-4 घंटे 6 घंटे के अंदर, जब हमारी टीम देखेगी, तो एक ज़ूलॉजी सब्सिडरी कोर्स है, तो इस कोर्स में तुरंत आपको जोड़ दिया जाएगा एकदम फ्री में। और इस कोर्स में जोड़ने का आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? बेनिफिट ये मिलेगा, दैट इज टेस्ट। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हो कि टेस्ट भी देने को मिले हमें, हम क्वेश्चन से रूबरू हो पाए, तो यस, हफ्ते में 2 टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, वीकली 2 टाइम्स। और जानते हैं कब तक भैया? जब तक आप सेलेक्ट ना हो जाओ, टिल नीट। 21 नहीं, 22, 23, 24, जब तक चलो हम चलेंगे ना। हम तो नहीं जा रहे हैं, आप ही सेलेक्ट होके निकल जाओगे यार। चाहता हूं मैं वही हो जाए। तो जब तक आप सेलेक्ट ना हो जाए, तब तक साथ निभाने का वादा करता हूं। फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट आपको कराता रहूंगा। सर इतना ही नहीं, सर इस जगह पर आप हमसे क्वेश्चंस की क्वेरी भी कर सकते हैं। चैट फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई सवाल हो आपके पास, आप उस पर दाग दीजिए, मैं शाम तक देखूंगा उसे और जरूर आंसर करूंगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट। लेकिन सर सब्जेक्ट का ही होना चाहिए यार, फिजिक्स का ना उठा के डाल देना कि भाई आप भी ये भी बताओ। तो ये एक फायदा है। तो इस फायदे के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप टेस्ट से जुड़ेंगे तो थोड़ा इंटरेक्शन होगा नए सवालों को, और वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आपके टॉपिक्स, टेस्ट का टाइमिंग, वो सारी चीजें डिस्प्ले हो जाती हैं। अब एक और बात आती है भाई, अब कुछ अपनी बात भी कर लें हम। भाई मेरी बात भी तो इतनी सारी सुनी है, तो वो मुझे भी तो जानो कि हम क्या करने वाले हैं। तो हमारे पास इसी जगह पर आप माई कोर्सेज के सेक्शन में जाएंगे, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको हमारे बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। जो लोग चाहते हैं कि सर हम नहीं क्लास कर पाते हैं, तो उनको प्योर जो हमारे क्लास के लेक्चर्स हैं, जितना हम पढ़ाते हैं वो सब मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, पूरे टॉपिक मिल जाएंगे, पूरे यूनिट वाइज मिल जाएंगे, और पूरा सब्जेक्ट मिल जाएगा। एक फायदा। दूसरा, अगर आप क्लास नोट्स चाहते हैं, वो भी हमारे माई कोर्स के सेक्शन में है। तो 2 चीजें ऐसी। हाँ ये अलग बात है भाई, ये पेड है, सब कुछ फ्री कैसे कर सकता हूँ आप बताइए? तो फिर मुश्किल हो जाएगी ना हमारे लिए। तो मुश्किल आप समझ सकते हैं, जो कर सकता हूं वो मैंने कर रखा है। आप चाहें तो यहाँ से कनेक्ट रहें, और अगर आपको लगता है कि सर वैल्यूएबल पढ़ाते हैं, कुछ काम की चीज मिल सकती है, तो आप इधर भी जा सकते हैं। बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे हैं, आप कोर्सेज में जाइए, वहीं ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, आपके फोन पे एक्टिवेट हो जाएगा, और ड्यूरेशन वगैरह सब उसमें लिखा रहेगा कब तक एक्टिव होगा। लेकिन सर मैं अवेलेबल हूँ, वेदर आप मेरा कोई कोर्स खरीदें या ना खरीदें, मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए अवेलेबल हूँ। खैर ये तो एक बात रही हमारी। कोशिश करते रहिए, आप प्रयास करेंगे तो चीजें आसान हो सकती हैं, प्रयास नहीं करेंगे तो बिल्कुल आसान नहीं होगी। और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, कर लेंगे तो जो इन्फॉर्मेशन हम दे सकते हैं आप तक जल्दी पहुंचेगी। नहीं तो तेरा दोस्त बताएगा कि यार वो चीज इन्फॉर्मेशन आई है, तो आप ढूंढते हो कहाँ हो, कोई स्पेस नहीं जाएगा आपका। खैर आपका अपना जो भी सोच हो। खैर अब आप इसे सब्सक्राइब करना चाहें कर लें। और अब मैं इस तरह के कई सारे वीडियो आपको स्टेप वाइज दूंगा, पार्ट वाइज दूंगा। स्टे कनेक्टेड। गुड लक टू ऑल ऑफ